गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को रहने वाली है। आज की क्लास में हम एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन और थ्योरी के माध्यम से आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड मुख्यतः किस कार्य के लिए उपयोग होता है। एमएस वर्ड की बात की जा रही है कि एमएस वर्ड का काम क्या होता है। तो एमएस वर्ड का कार्य होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना, यानी कोई पैराग्राफ लिखना, टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट बनाना, यह एमएस वर्ड का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमएस एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है। तो एमएस एक्सेल का उपयोग होता है डेटा एनालिसिस करने के लिए और कैलकुलेशन के लिए। तो एमएस एक्सेल का उपयोग होता है डेटा को एनालिसिस करने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, पावर पॉइंट किस कार्य के लिए उपयुक्त है। तीसरे में पावर पॉइंट की बात की गई है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाने के लिए उपयुक्त है। पहली स्लाइड में हमने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों के कार्यों की चर्चा की है। तो एमएस वर्ड का तो काम है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना, एमएस एक्सेल का काम है डेटा एनालिसिस करना और कैलकुलेशन करना, और पावर पॉइंट का क्या कार्य होता है, प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाना। तीनों के कार्य याद रखना, एमएस वर्ड का तो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना, एमएस एक्सेल का है डेटा एनालिसिस करना और कैलकुलेशन बनाना, और पावर पॉइंट का कार्य है प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाना। आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले पावर पॉइंट की बात करेंगे। तो देखो, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग स्लाइड के रूप में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, जो टेक्स्ट, चित्र, वीडियो, चार्ट या एनिमेशन के साथ हो सकती है। यानी स्लाइड के रूप में हमें किसी जानकारी देनी हो, कोई प्रेजेंटेशन देना हो, तो पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। सेकंड बात, इसका पावर पॉइंट की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटी एक्स। क्या होता है, डॉट पीपीटी एक्स। याद रखना, पावर पॉइंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पीपीटी एक्स। अब पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है। सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्लाइड शो शुरू करना है तो कौन सी की दबाएंगे, F5। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है, F5 दबाई जाती है। और वर्तमान स्लाइड से शो शुरू करने के लिए Shift+F5 दबाते हैं। दोनों चीज को आराम से समझना। देखो, हमें स्लाइड शो शुरू करना है तो F5 दबा देंगे, यानी उसमें स्लाइड पहली स्लाइड से स्टार्ट होगी और सारी स्लाइड शो करेगी। लेकिन हम मान लो 5वीं स्लाइड पर कार्य कर रहे हैं और हमें वहीं से उस स्लाइड का शो देखना है, तो वर्तमान स्लाइड से शो शुरू करने के लिए Shift+F5 की दबाते हैं। दोनों याद रखना, स्लाइड शो शुरू करने के लिए तो F5 और वर्तमान स्लाइड से शो शुरू करने के लिए Shift+F5 की दबाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो Ctrl+M। नई स्लाइड जोड़ना है तो Ctrl+M एक शॉर्टकट की है। अब देखो, एक और बात है, पावर पॉइंट में एक खाली नई प्रस्तुति यानी न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलता है Ctrl+N। अब देखो, हमें स्लाइड जोड़नी है तो Ctrl+M बहुत इंपॉर्टेंट है। नई स्लाइड जोड़ने के लिए तो Ctrl+M, लेकिन पूरी प्रेजेंटेशन नई जोड़ने के लिए Ctrl+N। N का होता है न्यू, Ctrl+N तो न्यू प्रेजेंटेशन खोलता है। लेकिन हमें सिर्फ स्लाइड जोड़नी है तो नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M है, लेकिन प्रेजेंटेशन हमें न्यू चाहिए जो खाली होती है, उसके लिए Ctrl+N है। दोनों को याद रखना, इंपोर्टेंट M वाला है नई स्लाइड जोड़ने के लिए। अब हमें डुप्लीकेट स्लाइड बनाना है तो Ctrl+D, D से डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए Ctrl+D शॉर्टकट की है। तो D से डुप्लीकेट तो Ctrl+D। अब देखो, हाइपरलिंक होता है, उससे हम अन्य स्लाइड या वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। हाइपरलिंक के द्वारा अन्य स्लाइड या वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। हमने पहली स्लाइड में क्या सीखा, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पीपीटी
एक्स स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 की, वर्तमान स्लाइड से शो शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5, नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस M, और खाली प्रेजेंटेशन जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस N, और डुप्लीकेट स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस D। आगे चलते हैं। अब देखो, पहली होती है स्लाइड। स्लाइड क्या होती है? प्रेजेंटेशन का मुख्य भाग होता है जिस पर कंटेंट रखा जाता है या कंटेंट लिखा जाता है। स्लाइड क्या होती है? प्रेजेंटेशन का मुख्य भाग होता है जिस पर कंटेंट रखा जाता है। अब आप देख रहे हो, मैं आपको इस पर पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक स्लाइड है, इस पे मैंने कंटेंट लिख रखा है, तो ये एक क्या है? स्लाइड है। तो प्रेजेंटेशन का मुख्य भाग होता है जिस पे कंटेंट रखा जाता है। दूसरी होती है प्लेस होल्डर। ये नाम होते हैं, इनको याद रखना होता है कि ये चीजें क्या है। प्लेस होल्डर, स्लाइड पर पहले से बने टेक्स्ट या इमेज बॉक्स होते हैं, यानी स्लाइड पर कहाँ शीर्षक लिखना है, कहाँ उसका मेन भाग लिखना है, कहाँ हेडिंग लिखनी है, कहाँ फुटर लिखना है, इनके लिए पहले से उसके कुछ बॉक्स बने होते हैं, ऐसे बॉक्स होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या है? स्लाइड पर पहले से बने टेक्स्ट या इमेज के बॉक्स होते हैं। तीसरा देखो, डिजाइन या टेम्पलेट, यानी कुछ स्लाइड पहले से बनी हुई होती है। डिजाइन या टेम्पलेट, पहले से बने हुए डिजाइन या लेआउट जिसे स्लाइड आकर्षक बनती है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें पहले से स्लाइड बनी हुई होती है, वो रंगीन होती है और सारा डिजाइन पहले से किया हुआ होता है, तो वो टेम्पलेट कहलाते हैं। उनका प्रयोग करके हम अपने स्लाइड को आकर्षक बना सकते हैं। तो डिजाइन और टेम्पलेट क्या है? पहले से बने हुए डिजाइन या लेआउट जिससे स्लाइड आकर्षक बनती है। अब ये स्लाइड डिजाइन टैब से, ये जो डिजाइन टैब होती है उससे थीम बदली जा सकती है। हमें पूछते हैं कि थीम किससे बदल सकते हैं, तो डिजाइन टैब से थीम बदली जा सकती है। तीनों समझ गए, स्लाइड, प्लेस होल्डर और टेम्पलेट, और थीम बदलने के लिए डिजाइन टैब। आगे चलो, स्लाइड लेआउट, यह निर्धारित करता है कि स्लाइड पर कंटेंट किस प्रकार दिखेगा। यानी स्लाइड लेआउट होता है जिसपे यह निर्धारित करता है कि स्लाइड पर कंटेंट किस प्रकार दिखेगा। अब देखो, ये चार तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन अब जो नाम आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, ट्रांजिशन। बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रांजिशन क्या है? जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के समय लगने वाला प्रभाव, यानी हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जाते हैं तो उसके बीच में हम कुछ प्रभाव डालते हैं या कुछ एनिमेशन डाल देते हैं, यानी उसको हम कुछ भी इस पे कुछ स्पेशल इफेक्ट डालते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन। यानी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के समय, यानी एक स्लाइड से हम दूसरी स्लाइड पर जाएंगे तो वो जब स्लाइड बदलेगी तो बदलने के टाइम जो हम उस पर इफेक्ट डालते हैं वो तो क्या कहलाता है? ट्रांजिशन। दूसरा होता है एनिमेशन। क्या होता है? एनिमेशन। देखो 6 नंबर पर है एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या होता है? टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर लगने वाले गतिशील प्रभाव, यानी जब हम स्लाइड पर काम कर रहे हैं तो उस पे हम स्पेशल इफेक्ट डालते हैं, गतिशील प्रभाव डालते हैं, या टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर, वो कहलाते हैं एनिमेशन। इन दोनों को आसानी से समझ लो कि एनिमेशन तो हम जब स्लाइड पर कार्य कर रहे होते हैं ना, तो उस पे जो इफेक्ट डालते हैं वो तो कहलाते हैं एनिमेशन। लेकिन जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में बदलते हैं तो उसके बीच में जो इफेक्ट लगते हैं वो कहलाते हैं ट्रांजिशन। यानी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर लगने वाले गतिशील प्रभाव, या प्रभाव किसको बोलते हैं? इफेक्ट को, तो वो तो कहलाते हैं एनिमेशन। और जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो उसके बीच में जो हम इफेक्ट डालते हैं वो कहलाते हैं ट्रांजिशन। इन दोनों को याद रखना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तीसरा देखो, नोट पेन। ये तो नाम ही सब पड़ता है, नोट्स पेन, यानी प्रस्तुति देने वाले स्पीकर नोट्स लिखने के लिए उपयोग आता है या किया जाता है। नोट्स पेन का उपयोग किस लिए करते हैं? नोट्स लिखने के लिए। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। यानी स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है? सभी स्लाइड को एक साथ दिखाता है और व्यवस्थित रूप में दिखाता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है? सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए और व्यवस्थित रूप में देखने के लिए, यानी सभी स्लाइड को एक साथ व्यवस्थित रूप में देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है। एक होता है स्लाइड मास्टर, यानी सभी स्लाइड का डिजाइन और लेआउट एक साथ नियंत्रित करने का विकल्प होता है। स्लाइड मास्टर जो स्लाइड होती है, यानी हमारी एक स्लाइड है वो स्लाइड मास्टर है, उस पे हमने जो इफेक्ट डाले उनको हम स्लाइड मास्टर का उपयोग करके जितनी भी हमारी स्लाइड है उन सब पर एक साथ प्ले कर सकते हैं, यानी सारी डिजाइन को उसी के आधार पर बना सकते हैं, क्योंकि वह क्या है? एक स्लाइड मास्टर है। तो सभी स्लाइड का डिजाइन और लेआउट एक साथ नियंत्रित करने का विकल्प होता है स्लाइड मास्टर। 10 में देखो, पावर पॉइंट में एक होता है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू क्या करता है? केवल स्लाइड देखने के लिए होता है।
रीडिंग व्यू क्या होता है? केवल स्लाइड देखने के लिए होता है। क्या होता है? केवल स्लाइड देखने के लिए। ये जो व्यू होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। देखो इसमें एक तो होता है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में हम नॉर्मल व्यू में स्लाइड को देखते हैं। स्लाइड शॉर्ट रिव्यू क्या होता है? हमने अभी पढ़ा। सभी स्लाइड को एक साथ देखते हैं और व्यवस्थित रूप में देखते हैं। रीडिंग व्यू में क्या करते हैं? केवल स्लाइड देखने के लिए होता है। और स्लाइड शो तो स्लाइड शो होता ही है। तो स्लाइड शॉर्ट रिव्यू और रीडिंग व्यू याद रखना। रीडिंग व्यू तो केवल स्लाइड देखने के लिए और स्लाइड शॉर्ट सभी स्लाइड को एक साथ व्यवस्थित रूप में देखने के लिए। यानी हमने इस स्लाइड में स्पेशल बात क्या सीखी? स्लाइड देखा, प्लेस होल्डर देखा, डिजाइन या टेम्पलेट देखे। टेम्पलेट तो पहले से बने हुए डिजाइन होते हैं, हमने समझ लिए। नोट्स पेन समझा, यानी नोट्स लिखने के लिए यूज होते हैं। रीडिंग व्यू केवल स्लाइड देखने के लिए होता है। एक होती है स्लाइड मास्टर, इंपॉर्टेंट है चारों चीजें। सभी स्लाइड का डिजाइन और लेआउट एक साथ नियंत्रित करने का विकल्प। एक होती है स्लाइड शॉर्ट रिव्यू, सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए व्यवस्थित रूप में। दो स्पेशल इसमें बातें हैं, एक तो ट्रांजिशन है और एक एनिमेशन है। ट्रांजिशन तो होता है एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो बीच में जो इफेक्ट लगता है गतिशील, वो तो होता है ट्रांजिशन। और एनिमेशन होता है जब टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को लगने वाले गतिशील प्रभाव, यानी हम उसमें उसी स्लाइड पर कार्य करते हैं तो उसमें इफेक्ट डालते हैं, वो तो होते हैं एनिमेशन। लेकिन जब दो स्लाइड के बीच में जो हम इफेक्ट डालते हैं वो होता है ट्रांजिशन। आगे चलते हैं। कुछ और बातें हैं पावर पॉइंट के बारे में कि स्लाइड मास्टर विकल्प कहाँ होता है? व्यू टेब में होता है। स्लाइड मास्टर का विकल्प कहाँ मिलेगा आपको? व्यू टेब में मिलेगा। थीम्स और लेआउट कहाँ मिलते हैं? डिजाइन टेब के अंदर। डिजाइन टेब से हम थीम चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो थीम और लेआउट तो कहाँ मिलेंगे? डिजाइन टेब में। स्लाइड मास्टर कहाँ मिलेगा? व्यू टेब में। अब देखो एक होती है इंसर्ट टेब। इंसर्ट टेब से हम चित्र, चार्ट, स्मार्ट आर्ट आदि जोड़े जा सकते हैं। यानी इंसर्ट टेब से हम चित्र, चार्ट जैसी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। चित्र जोड़ना हो, चार्ट जोड़ना हो, स्मार्ट आर्ट जोड़ना हो, इन सब के लिए क्या होती है? इंसर्ट होती है। स्लाइड को व्यवस्थित रूप से देखने के लिए स्लाइड शॉट व्यू होता है, पढ़ लिया हमने। अब स्लाइड शो को रोकने के लिए, स्लाइड चल रही है हम शो कर दिया, किससे करते हैं? F5 से तो स्लाइड शो शुरू करते हैं और वर्तमान के लिए शिफ्ट प्लस F5। लेकिन जब स्लाइड शो को रोकना हो तो कौन सी की दबाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ESC। हमने एस्केप की पढ़ी थी ना रोकने के लिए, तो स्लाइड शो को रोकने के लिए ESC या एस्केप की दबाई जाती है। इंपॉर्टेंट बात है। रिहर्सल टाइमिंग, एक होता है रिहर्सल टाइमिंग से स्लाइड का ऑटो प्ले कराया जा सकता है। यानी रिहर्सल टाइमिंग से स्लाइड का ऑटो प्ले कराया जा सकता है। स्मार्ट आर्ट क्या होती है? स्मार्ट आर्ट से आकर्षक चार्ट बना सकते हैं और ग्राफिक बनाए जा सकते हैं। स्मार्ट आर्ट से आकर्षक चार्ट और ग्राफिक बनाए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट था स्लाइड शो को रोकने के लिए एस्केप की। अब एक होता है आउटलाइन व्यू। कौन सा व्यू? आउटलाइन व्यू, जिसमें आपकी पूरी प्रेजेंटेशन को केवल टेक्स्ट दिखाई देता है। आउटलाइन व्यू क्या होता है? जिसमें आपकी पूरी प्रेजेंटेशन का केवल टेक्स्ट ही दिखाई देता है, वो कहलाता है आउटलाइन व्यू। याद रखना, आउटलाइन व्यू क्या होता है? जिसमें आपकी पूरी प्रेजेंटेशन का केवल टेक्स्ट दिखाई देता है। अब एक होता है ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग क्या होता है? प्रस्तुति का ऑटोमेटिक प्रारूप बनाने के लिए ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग होता है। यानी प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन का ऑटोमेटिक प्रारूप बनाने के लिए ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग होता है। और आउटलाइन क्या था? प्रेजेंटेशन का केवल टेक्स्ट दिखाई देता है। अब लास्ट है इसमें हैंड आउट। क्या नाम है? एक होता है हैंड आउट। हैंड यानी हाथ, आउट। हैंड आउट एक ऐसा प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रेजेंटेशन की स्लाइड को छोटे आकार में छपी होती है ताकि उन्हें दर्शक या छात्रों को बांटा जा सके। इसका उपयोग श्रोताओं को स्लाइड का सारांश देने, नोट्स लिखने या रिवीजन कराने के लिए किया जा सकता है। एक तरह के पंपलेट होते हैं ये। हैंड आउट क्या होते हैं? एक तरह के पंपलेट होते हैं जिसमें नोट्स हो सकते हैं या और कोई जानकारी हो सकती है, तो दर्शक या छात्रों को बांट सकते हैं। तो बांटने वाली कौन सी चीज है? हैंड आउट। याद रखना इसको। हमने पावर पॉइंट को पढ़ चुके हैं, अब इसके थोड़े से क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पावर पॉइंट में डिजाइन टेब का उपयोग होता है। तो पावर पॉइंट में डिजाइन टेब का उपयोग क्या होता है? हमने अभी पढ़ा, बैकग्राउंड और थीम को चेंज करने के लिए या थीम सेट करने के लिए पावर पॉइंट में डिजाइन टेब का उपयोग होता है बैकग्राउंड और थीम सेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पावर पॉइंट में कोई भी ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट बनाने के लिए, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए हमने पढ़ा है कंट्रोल प्लस डी। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस डी। पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन जोड़ा जाता है। ट्रांजिशन जोड़ रहे हैं तो हम ट्रांजिशन टेब से ही जोड़ेंगे।
पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन जोड़ता है। ट्रांजिशन टैब से पावर पॉइंट में हेडर या फुटर या हेड या स्लाइड नंबर जोड़ने के लिए किस टैब में विकल्प मिलता है? एक तो होता है हेडर यानी हेडिंग, फुटर यानी उसके नीचे की तरफ कुछ भी लिखा जाता है वो फुटर कहलाता है। तो ये हेडर और फुटर का विकल्प किस टैब में मिलता है? तो ये आपको इंसर्ट टैब के अंदर ही मिलेगा। याद रखना, हेडर और फुटर का विकल्प किस टैब में मिलता है? इंसर्ट टैब में। आगे चलते हैं। स्लाइड को अगले स्लाइड में बदलने के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष प्रभाव क्या कहलाता है? यानी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में बदलते हैं तो इस्तेमाल किए जाने वाला विशेष प्रभाव क्या कहलाता है? हमने पढ़ा जब स्लाइड बदलती है तो स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट बदलने के लिए कौन सा टैब होता है? स्लाइड लेआउट बदलना है तो यानी स्लाइड का लेआउट ही बदलना है तो वो कौन सी टैब में मिलेगी? होम टैब में मिलेगी। कौन सी टैब में मिलेगी? होम टैब। पावर पॉइंट में सभी स्लाइड का लेआउट एक साथ बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी पावर पॉइंट में सभी स्लाइड का लेआउट एक साथ बदलना है तो किसका उपयोग करेंगे? मास्टर व्यू का उपयोग करेंगे, यानी मास्टर स्लाइड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? मास्टर व्यू का। और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को रन करने की शॉर्टकट की क्या है? यानी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन यानी स्लाइड को हमें शो करना है तो कौन सी शॉर्टकट की है? तो ये थी, हमने पढ़ी थी F5, और शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए। सेम ही बात है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को रन करने की शॉर्टकट की कौन सी है? F5। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पावर पॉइंट में पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब प्रयुक्त होता है? हमने पढ़ा इंसर्ट करनी है, पिक्चर हो या पिक्चर आर्ट हो तो इनके लिए तो इंसर्ट बॉक्स होता है। हेडर और फुटर भी इंसर्ट बॉक्स में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या कार्य है? हम पढ़ चुके हैं, सभी स्लाइड को एक समान डिजाइन करना इसका कार्य है स्लाइड मास्टर का। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या कार्य है? सभी स्लाइड को एक समान डिजाइन बनाना। आगे चलते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम पूरा कर चुके हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट बनाने, उन्हें संपादित करने यानी एडिट करने, प्रारूपित करने, प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग दस्तावेज बनाने, संपादित करने, प्रारूपित करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसमें टेक्स्ट लिखने, चित्र, टेबल, हेडिंग्स, बुलेट्स, विभिन्न प्रारूपों को जोड़ने की सुविधा होती है। यानी इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, चित्र जोड़ सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, हेडिंग, बुलेट्स यानी नंबरिंग दे सकते हैं, विभिन्न प्रारूपों को जोड़ने की सुविधा होती है। यानी इसमें डॉक्यूमेंट या दस्तावेज बनाया जाता है और उसको एडिट कर सकते हैं। अब पावर पॉइंट की तरह ही इसमें फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? वर्ड में फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? docx, .docx, डॉक्यूमेंट एक्स बोल सकते हैं, .docx। वर्ड में फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? .docx, .docx। अब देखो, वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की, नया डॉक्यूमेंट खोलना हो, नई प्रेजेंटेशन खोलनी हो, उसके लिए तो कंट्रोल प्लस एन है, वही है न्यू, नए से न्यू। तो कंट्रोल प्लस एन से न्यू डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। वर्ड का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट। और पावर पॉइंट का डिफॉल्ट नेम क्या होता है फाइल का? प्रेजेंटेशन फर्स्ट। और वर्ड का क्या होता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट। अब वर्ड में कोई स्पेलिंग गलत हो गई है तो स्पेलिंग चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? F7 का प्रयोग करते हैं। वर्ड में या किसी में भी स्पेलिंग चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? F7 का उपयोग करते हैं। याद रखना, स्पेलिंग चेक के लिए F7। अब वर्ड में थिएटर्स यानी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द देखने के लिए शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग करते हैं। यानी स्पेशल स्पेलिंग चेक करने के लिए तो F7, और थिएटर्स यानी पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द देखने के लिए शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग करते हैं। दोनों याद रखना, स्पेलिंग चेक के लिए तो F7 और थिएटर्स पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द देखने के लिए शिफ्ट प्लस F7। आगे चलते हैं। अब देखो, हम पढ़ चुके हैं कंट्रोल प्लस होम से डॉक्यूमेंट की शुरुआत में चले जाते हैं और कंट्रोल प्लस एंड से हम डॉक्यूमेंट के अंत में जाते हैं। हमने कीबोर्ड में पढ़ा था, कंट्रोल प्लस होम से हम डॉक्यूमेंट के शुरुआत में चले जाते हैं और कंट्रोल प्लस एंड दबाने से डॉक्यूमेंट के अंत में जाते हैं। अब देखो, एमएस वर्ड में एक टेबल में अधिकतम 63 कॉलम बनाए जा सकते हैं। एमएस वर्ड में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं?
63 कॉलम बनाए जा सकते हैं। याद रखना, एमएस वर्ड में एक टेबल में अधिकतम 63 कॉलम बनाए जा सकते हैं। टेबल में कॉलम तो 63 हैं और रो की संख्या कितनी होती है? 32,767 कितनी होती है? 32,767 तक हो सकती है। यानी एमएस वर्ड की बात हो रही है, कितने कॉलम हो सकते हैं? 63। और रो कितनी हो सकती है? 32,767। दोनों चीजें याद रखना, एमएस वर्ड में कॉलम तो कितने बना सकते हैं? 63। और रो कितने बना सकते हैं? 32,767। एमएस वर्ड को फॉन्ट साइज होती है उसको पॉइंट में मापा जाता है। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को पॉइंट में मापा जाता है। एक पॉइंट का तो अर्थ होता है 72 इंच। एक पॉइंट का अर्थ कितना होता है? 72 इंच होता है। एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को पॉइंट में मापा जाता है। एक पॉइंट का अर्थ होता है 72 इंच। और डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज कितनी होती है एमएस वर्ड में? 11 पॉइंट होती है। और डिफॉल्ट फॉन्ट कैसा होता है हमारा? कैलिब्री। डिफॉल्ट फॉन्ट का कौन सा होता है? सब में कैलिब्री होता है। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है? 11 पॉइंट होती है। याद रखना, डिफॉल्ट फॉन्ट तो कौन सा है? कैलिब्री है। और डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है 11 और एक पॉइंट बराबर होता है 72 इंच। कॉलम होते हैं 63, रो होती है 32,767। स्पेलिंग चेक F7 और पर्यायवाची शब्द के देखने के लिए शिफ्ट प्लस F7। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एन और एक्सटेंशन होता है .docx। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब हम एमएस वर्ड के कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है तो कंट्रोल प्लस एन, एन से न्यू। तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन याद रह जाएगी। एमएस वर्ड में थिसोरस यानी का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में थिसोरस यानी थिएजर्स का उपयोग किया जाता है। इससे थिसोरस क्या होता है? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। तो इसमें क्या होता है? किसका प्रयोग किस लिए होता है? समानार्थी शब्द खोजने के लिए। क्या दबाते हैं? शिफ्ट प्लस F7। तो थिसोरस का उपयोग किस लिए होता है? समानार्थी शब्द खोजने के लिए। एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए शॉर्टकट क्या है? यानी एमएस वर्ड में लाइन का स्पेस बदलना है तो शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस 2 है। याद रखना, वर्ड में लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस 2। एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस 2। वर्ड में कॉलम बनाने की सुविधा किस टैब में होती है? वर्ड में हमें कॉलम बनाना है, सुविधा किस टैब में मिलेगी? लेआउट टैब में मिलेगी। वर्ड में कॉलम बनाने की सुविधा किस टैब में मिलती है? लेआउट टैब में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ड में व्यू टेबल में कौन सा विकल्प नहीं होता? देखो, प्रिंट ले सकते हैं, आउटलाइन, ड्राफ्ट सब होते हैं, क्योंकि स्लाइड शो तो किसका होता है? पावर पॉइंट का होता है। तो वर्ड के व्यू टेब में कौन सा विकल्प नहीं होता? स्लाइड शो नहीं होता। और प्रिंट हो सकता है और आउटलाइन भी होता है, ड्राफ्ट भी होता है। ये सारे किसमें होते हैं? व्यू टेब में होते हैं। वर्ड में स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की हमने पढ़ चुके हैं, F7 है। वर्ड में मेल मर्ज का एक होती है, मेल मर्ज का उपयोग किस लिए होता है? एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। मेल मर्ज क्या होता है? एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए मेल मर्ज का उपयोग होता है। अब वर्ड में पेज ब्रेक का क्या कार्य है? जब वर्ड में पेज ब्रेक करते हैं तो उसका कार्य क्या होता है? उसमें नया पेज शुरू हो जाता है। पेज ब्रेक का अर्थ ये नहीं है कि पेज 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। पेज ब्रेक का अर्थ है कि एक नया पेज शुरू हो जाएगा, यानी दूसरा पेज बन जाएगा। एक पेज के 2 पेज बन जाएंगे। तो पेज ब्रेक का क्या कार्य है? नया पेज शुरू करना। वर्ड में पेज ब्रेक का क्या कार्य है? नया पेज शुरू करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग किस विकल्प टैब में होता है? वर्ड में हम बुलेट्स दे सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2 3 4 या को टिक टिक से दे सकते हैं। तो हमें ये विकल्प किस टैब में मिलेगा? तो ये हमें होम टैब में ही मिल जाएगा। तो वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग विकल्प किस टैब में होता है? होम टैब में मिलेगा। वर्ड में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है? हम पढ़ चुके हैं। हेडर और फुटर तो कहाँ मिलते हैं? इंसर्ट टैब के अंदर मिलते हैं। पावर पॉइंट में पढ़ा था हमने कि हेडर और फुटर के लिए कौन सा टैब? इंसर्ट टैब। वर्ड और पावर पॉइंट दोनों में सेव एज, यानी सेव एज के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? हमने F1 से F12 तक की पढ़ी थी, उसमें सेव एज का विकल्प था। तो कौन सी शॉर्टकट थी? F12। F12 का कार्य क्या होता है? सेव एज, सेव करने का कार्य किसका होता है? F12 का। आगे चलते हैं।
अब तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें गणितीय, सांख्यिकीय और तार्किक सूत्र यानी फॉर्मूले का उपयोग कर डेटा का विश्लेषण किया जाता है। एक्सेल का प्रयोग अकाउंटिंग, डेटा एंट्री, रिपोर्ट तैयार करने, चार्ट्स बनाने और ग्राफिकल डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। यानी एक्सेल का प्रोग्राम एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को कॉलम और रो में व्यवस्थित करता है और गणितीय फॉर्मूले के आधार पर डेटा विश्लेषण किया जाता है। और एक्सेल का प्रयोग अकाउंटिंग, डेटा एंट्री और रिपोर्ट तैयार करने में होता है। एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1985 में जारी किया गया था। अब इम्पोर्टेंट है एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो .xls होता है। पावर पॉइंट का क्या पढ़ा था, PPT-X। वर्ड का क्या पढ़ा था, DOC-X यानी डॉक्यूमेंट X। तो एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन होता है .xls-X। एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं, यानी रो और कॉलम मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं। एक्सेल में कितनी रो होती है और कितने कॉलम होते हैं, तो एक्सेल में 16,384 तो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती है। याद रखना, एक्सेल में 16,384 तो कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती है। कॉलम तो कितने होते हैं, 16,384 और 10,48,576 रो होती है। एक्सेल में कॉलम को ए से लेकर XFD तक दर्शाया जाता है, यानी पहले कॉलम का नाम तो क्या होता है, ए होता है और लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, XFD। हर सेल की एक यूनिक पहचान को सेल एड्रेस कहते हैं, जैसे A1। एक्सेल में सूत्र और फॉर्मूले हमेशा इक्वल टू यानी ये बराबर का चिन्ह है, इससे शुरू होते हैं। तो एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा कौन से चिन्ह के साथ शुरू होते हैं, इक्वल टू के साथ। एक्सेल 2007 और 10 में डिफ़ॉल्ट रूप से 3 शीट आती थी, शीट फर्स्ट, शीट सेकंड और शीट थर्ड। यानी एक्सेल को खोलते थे तो 3 शीट दिखाई देती थी। लेकिन एक्सेल 2013, 16 और 19 में डिफ़ॉल्ट शीट की संख्या को घटाकर 1 कर दिया गया है। अब हम खोलते हैं तो केवल शीट 1 दिखाई देती है। आगे चलते हैं। एक एक्सेल वर्कबुक में अधिकतम 255 वर्कशीट हो सकती है। याद रखना, एक एक्सेल वर्कबुक में अधिकतम 255 वर्कशीट हो सकती है। ऑटो सम एक बटन होता है, ऑटो सम, सम यानी जोड़ना। तो ऑटो सम क्या करता है, ये तेजी से योग या सम करने के लिए निकाला जाता है। तो ऑटो सम बटन का यूज होता है तेजी से जोड़ करने के लिए या योग करने के लिए ऑटो सम बटन का यूज किया जाता है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कशीट का पहला नाम क्या होता है, शीट फर्स्ट होता है, हमें पता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फर्स्ट था, वर्ड में क्या था, डॉक्यूमेंट फर्स्ट था। एक्सेल में शॉर्ट की होती है कंट्रोल+, ये बैकटिक दिखाई दे रहा है आपको, इससे सभी फॉर्मूला दिखते हैं। एक्सेल में एक शॉर्ट की होती है कंट्रोल+ बैकटिक, जिससे सभी फॉर्मूला दिखाई देते हैं। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रश्न आ भी चुका है, से रंगों द्वारा डाटा को हाईलाइट किया जाता है। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रंगों द्वारा डेटा को हाईलाइट किया जाता है। यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, इसमें रंगों के द्वारा डेटा को हाईलाइट किया जाता है। एक्सेल में एक होता है फिल्टर। फिल्टर करने का अर्थ क्या है, उसको फिल्टर कर देते हैं। जैसे हम कोई फिल्टर लगा देते हैं कि इसमें 90 से ऊपर की संख्या नहीं आनी चाहिए, 10 से 40 वर्ष के व्यक्तियों की आयु दिखाना है, तो ये फिल्टर होता है। सॉर्ट क्या होता है, सॉर्ट से डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे A to Z, यानी पहले ए वाला नाम आएगा फिर जेड वाला आएगा, या उल्टे भी कर सकते हैं, एक्सेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एक्सेल में फिल्टर और सॉर्ट से डेटा को व्यवस्थित किया जा सकता है। एक याद रखना, पिवोट टेबल एक्सेल का एक शक्तिशाली टूल है जो डेटा एनालिसिस के लिए होता है। एक्सेल में डेटा एनालिसिस के लिए कौन सी टेबल का इस्तेमाल होता है, पिवोट टेबल। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की होती है। एक्सेल में F2 की सहायता से सेल को एडिट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक्सेल में सेल को एडिट किससे कर सकते हैं, F2 से। किससे कर सकते हैं,
टू से कर सकते हैं। एक्सेल में कंट्रोल प्लस स्पेस यानी पूरे कॉलम का चयन करना हो तो कंट्रोल प्लस स्पेस, और पूरी रो का चयन करना हो तो शिफ्ट प्लस स्पेस। याद कैसे रखोगे? कंट्रोल में क्या आ रहा है तो कॉलम को चुनना है, शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस में पूरी रो चुनी जाती है। तो कंट्रोल से कॉलम यानी कंट्रोल प्लस स्पेस से कॉलम चुना जाता है, शिफ्ट प्लस स्पेस से रो चुनी जाती है। एक एक्सेल में फ्रीज पेन होता है। फ्रीज पेन क्या करता है? इसका उपयोग हेडर को लॉक करने के लिए होता है। एक्सेल में फ्रीज पेन का उपयोग हेडर को लॉक करने के लिए होता है। अब वर्ड में एक एक्सेल में एक होता है रेप टेक्स्ट। रेप टेक्स्ट क्या होता है? इसमें टेक्स्ट को सेल के अंदर ही समायोजित किया जाता है। यानी कोई टेक्स्ट सेल यानी किसी लाइन के आगे जा रहा है या सेल के आगे जा रहा है तो उस टेक्स्ट को उसी सेल के अंदर समायोजित करने के लिए रेप टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। अब देखो नीचे देखा इफ़ एंड और। एक्सेल में इफ़ एंड और क्या कहलाते हैं? ये तार्किक फंक्शन या लॉजिकल फंक्शन कहलाते हैं। याद रखना, इफ़ एंड और तार्किक फंक्शन कहलाते हैं या लॉजिकल फंक्शन कहलाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू चिन्ह से शुरू होता है। फंक्शन एक ऐसा फॉर्मूला है जो एक्सेल में पहले से ही तैयार होता है। यानी पहले से तैयार फॉर्मूला ही क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। यानी पहले से तैयार फॉर्मूला फंक्शन कहलाता है। जैसे देखो A1+B1 एक फॉर्मूला है कि इसमें जोड़ने का चिन्ह दे रखा है, लेकिन यहाँ इक्वल टू सम A:B1 एक फंक्शन है क्योंकि इसमें सम का प्रयोग हुआ है। ये सम क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। तो पहला तो क्या था? A1 और B1 ये प्लस का चिन्ह है, ये तो हमें लगाया हुआ चिन्ह है, ये तो एक फॉर्मूला है। लेकिन सम ये तो ऑटोमेटिक क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। तो ये एक क्या है? फंक्शन है। तो फंक्शन क्या हो गए? पहले से तैयार फॉर्मूला ही क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। आगे चलते हैं। अब देखो एक होता है सेल रिफरेंस। सेल रिफरेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो रिलेटिव, दूसरा एब्सोल्यूट, तीसरा मिक्स। आपको तो याद दो रखने हैं, पहला रिलेटिव, दूसरा एब्सोल्यूट। रिलेटिव जैसे A1 है, ये क्या होता है? ये बदल जाता है। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होता है? जैसे A1 और बीच में ये चिन्ह आता है और ये आ गया तो ये कभी नहीं बदलता। यानी इस चिन्ह का प्रयोग एब्सोल्यूट में होता है और ये कभी नहीं बदलता। रिलेटिव तो बदल जाता है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं बदलता। इंपॉर्टेंट चीज़ है 5 नंबर पॉइंट में, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए कॉन्केट या एम्प्रेस्ड का उपयोग होता है। ये चिन्ह जो दे रखा है आपको, ये क्या कहलाता है? एम्प्रेस्ड। तो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए कॉन्केट या एम्प्रेस्ड का उपयोग होता है। याद रखना, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है? कॉन्केट या एम्प्रेस्ड का उपयोग होता है। ये कुछ फंक्शन दिए हुए हैं जो पहले से तैयार हैं। यानी सम क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। एवरेज क्या करता है? औसत निकालता है। इफ क्या करता है? शर्त आधारित होता है। काउंट क्या करता है? संख्याएं गिनने का काम कौन करता है? काउंट करता है। और काउंट ए क्या करता है? एक्सेल में काउंट ए सभी नॉन एम्प्टी सेल को गिनता है। यानी ये खाली जो सेल खाली है उनको तो छोड़ देता है, बाकी सबको गिनने का कार्य कौन करता है? काउंट ए। यानी एक्सेल काउंट ए सभी नॉन एम्प्टी यानी सेल को गिनता है। यानी जो भरी हुई सेल है उन सबको गिनने का कार्य कौन करता है? काउंट ए। ये खाली को छोड़कर सभी को गिनने का कार्य करता है। तो सम जोड़ता है, एवरेज, औसत, इफ शर्त आधारित, काउंट यानी संख्याएं गिनता है सिर्फ, और काउंट ए खाली सेल को छोड़कर सभी को गिनता है। वी लुकअप तो एक वर्टिकल लुकअप होता है और एच लुकअप एक हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। समझ गए होंगे। अब ऑटो सम अपने आप जोड़ने का कार्य करता है तेजी से। इसकी शॉर्ट की होती है अलर्ट प्लस और बराबर का निशान। तो अलर्ट प्लस इक्वल टू, ये किसका है? ऑटो सम की शॉर्टकट की है। आगे चलते हैं। अभी हमने सेल रिफरेंस की बात की थी, तो समझते हैं क्या है सेल रिफरेंस। सेल रिफरेंस का मतलब है एक्सेल में किसी सेल की पहचान करना। जैसे A1 और B2, जब आप फॉर्मूला में किसी सेल का इस्तेमाल करते हो तो आप उसे रिफरेंस करते हैं। जब आप फॉर्मूले में किसी सेल को इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे रिफरेंस करते हैं। पहला प्रकार होता है रिलेटिव रिफरेंस, दूसरा है एब्सोल्यूट रिफरेंस और तीसरा है मिक्स रिफरेंस। तो देखो पहला रिलेटिव क्या करता है? ये सेल एड्रेस फॉर्मूला कॉपी करते समय बदल जाता है। रिलेटिव रेफरेंस में सेल एड्रेस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो ये बदल जाता है। और एब्सोल्यूट में सेल एड्रेस फिक्स रहता है, नहीं बदलता। यानी रिलेटिव में तो सेल एड्रेस फॉर्मूला कॉपी करते समय बदल जाता है और इसमें सेल एड्रेस फिक्स रहता है, नहीं बदलता। जैसे रिलेटिव तो है A1, ये किसका उदाहरण है? रिलेटिव का। इसमें सेल एड्रेस फॉर्मूला कॉपी करते समय बदल जाएगा। लेकिन देखो
ये चिन्ह प्लस ए, फिर ये चिन्ह दोबारा और 1, ये किसका चिन्ह है? ये चिन्ह है एब्सोल्यूट का। तो ये कैसी चिन्ह है? ये फिक्स है, अब ये कभी नहीं बदलेगा। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या करता है? सेल एड्रेस फिक्स रहता है, नहीं बदलता। अब आप रिलेटिव और एब्सोल्यूट को समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। अब एक होता है फिल्टर, हम बात कर चुके हैं। एक्सेल में डेटा को छांटने और छुपाने के लिए क्या किया जाता है? फिल्टर का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, फिल्टर के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। फिल्टर एक्सेल में डेटा को छांटने और छुपाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ये देखो सोर्टिंग का उपयोग एक्सेल में डेटा को एक्सेंडिंग ऑर्डर यानी ए टू जेड और डिसेंडिंग ऑर्डर जेड टू ए के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए होता है। सोर्टिंग का उपयोग एक्सेल में डेटा को एक्सेंडिंग ए टू जेड और डिसेंडिंग जेड टू ए क्रम में व्यवस्थित करने के लिए होता है। एक्सेल में वी लुकअप एक प्रसिद्ध सर्च फंक्शन है। एक्सेल में कंट्रोल प्लस एन से नई वर्कबुक खोलने के लिए होता है। ये हम बात कर चुके हैं। कंट्रोल प्लस एन यानी न्यू वर्कबुक खोलने के लिए। एक होता है इलस्ट्रेशन ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप होता है जो इंसर्ट टैब में मिलता है। इसका उपयोग किसी डॉक्यूमेंट, स्लाइड या शीट में चित्रात्मक, ग्राफिकल या तत्व जोड़ने के लिए होता है। यानी कोई आकृति जोड़नी है, कोई शेप जोड़ना है, कोई चित्र जोड़ना है, ये सब इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है। जो कहाँ से इंसर्ट करते हैं? इंसर्ट टैब में मिलता है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल फंक्शन की। लॉजिकल फंक्शन यानी होता है तार्किक फंक्शन। ऐसे फंक्शन होते हैं जो किसी शर्त या कंडीशन को जांचकर ट्रू या फॉल्स में परिणाम देते हैं। यानी लॉजिकल फंक्शन या तार्किक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो किसी शर्त या कंडीशन को जांचकर उसका परिणाम देते हैं ट्रू या फॉल्स में। जैसे इफ है, एंड है, और है, नोट है और इफ एरर है। ये सारे क्या है? ये सारे हैं लॉजिकल फंक्शन या तार्किक फंक्शन। इफ हो गया, एंड हो गया, और हो गया, नोट हो गया और इफ एरर। अब ये क्या करते हैं? इनका अर्थ समझते हैं। इफ फंक्शन तो क्या है? सबसे सामान्य लॉजिकल फंक्शन है। इसमें तो सामान्य एक शर्त दी हुई होती है। तो इफ तो क्या है? एक सामान्य लॉजिकल फंक्शन है। एंड में क्या होता है? एंड में सभी कंडीशन ट्रू होने पर ही ट्रू देता है। यानी अगर दो कंडीशन है और दोनों ही ट्रू है तो ये एंड क्या करेगा? ट्रू निर्णय देगा। यानी सभी कंडीशन सत्य होने पर ही ट्रू देता है। दो कंडीशन है और दोनों सत्य होनी चाहिए। और में क्या करता है? किसी भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ट्रू दे देता है। और क्या करता है? किसी एक कंडीशन के सत्य होने पर भी ट्रू दे देता है। और नोट क्या करता है? फंक्शन को किसी तरह को उल्टा करता है, यानी ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू दिखाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। ये क्या करता है? जहां आप किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स क्या होता है? जहां आप किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? याद रखना, कंट्रोल+1। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल+1। इसमें 6 टैब होते हैं, नंबर होते हैं, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल यानी बैकग्राउंड में कलर भरना और प्रोटेक्शन। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में यानी फॉर्मेट के 6 टैब होते हैं। इसमें हम किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। अब एक होता है फॉर्मेट पेंटर, एक टूल है जिससे आप किसी भी सेल, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग जैसे रंग, फॉन्ट, साइज, बॉर्डर आदि को कॉपी कर सकते हैं, दूसरे हिस्से पर लगा सकते हैं। ये केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, कंटेंट को नहीं। क्या अर्थ हुआ? यानी कोई हिस्से में कैसा रंग है, कैसे फ़ॉन्ट हैं, क्या साइज़ है, उनको हमने कॉपी किया दूसरी जगह। वहाँ पर जो फ़ॉन्ट हैं उन पे वैसे ही वो भी उसी कलर के, वही साइज़ के हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जो अक्षर थे वो अक्षर आगे कॉपी नहीं होगा। सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करता है, कंटेंट को नहीं। तो किसी सेल, ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे हिस्से पर लगा सकते हैं। ये कार्य कौन करता है? फॉर्मेट पेंटर। आगे चलते हैं। एक होता है बॉर्डर। बॉर्डर का उपयोग टेक्स्ट के चारों ओर रेखा खींचने के लिए होता है। बॉर्डर का उपयोग टेक्स्ट के चारों ओर रेखा खींचने के लिए होता है। एक होता है शेडिंग। शेडिंग का उपयोग टेक्स्ट के पीछे रंग भरने के लिए होता है। यानी टेक्स्ट के अक्षरों के पीछे बैकग्राउंड में कलर भरने के लिए शेडिंग का उपयोग होता है। बॉर्डर रेखा खींचना, शेडिंग बैकग्राउंड में कलर भरना। मार्जिन क्या होती है? वह खाली स्थान होता है जो पेज के चारों किनारों यानी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट पर होता है, जहाँ पर कोई टेक्स्ट या चित्र नहीं होता। यानी बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है, इधर उधर जो खाली स्थान पड़ा होता है वो क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। एक होता है मैक्रो। मैक्रो एक ऐसा रिकॉर्ड किए गए कार्यों का समूह होता है जो इसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कुछ कार्य होते हैं जो हमने बार बार, जो कुछ की होती हैं, जो बार बार हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, उनका हम मैक्रो के रिकॉर्ड में सेव कर लेते हैं, तो जिससे हमें उसको यूज़ करने में आसानी होती है। तो मैक्रो एक ऐसा रिकॉर्ड किए गए कार्यों का समूह होता है जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा चार्ट डेटा को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। आपने देखा होगा कई गणित में ऐसा होता है, एक पाई बना हुआ आता है जिसमें इधर 5%, 10%, 15% ऐसा कुछ लिखा हुए आते हैं, तो वो प्रतिशत को दर्शाता है। तो वो कौन सा चार्ट होता है, वो होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या करता है, डेटा को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। और चार्ट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला होता है कॉलम चार्ट। ये अलग अलग आइटम की तुलना तो करता ही है और ये वर्टिकल रूप में तुलना करता है। एक होता है बार चार्ट, ये हॉरिजॉन्टल रूप में तुलना करता है। यानी कॉलम चार्ट तो अलग अलग आइटम की तुलना के लिए वर्टिकल रूप में तुलना करता है, जबकि बार चार्ट क्या करता है, हॉरिजॉन्टल रूप में तुलना करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है लाइन चार्ट। ये समय के साथ डेटा परिवर्तन दिखाने के लिए यूज होता है। यानी समय के साथ डेटा परिवर्तन दिखाने के लिए लाइन चार्ट का उपयोग करते हैं। पाई चार्ट तो क्या है, 100% दिखाने के लिए यानी प्रतिशत को दर्शाने के लिए पाई चार्ट का उपयोग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है एरिया चार्ट। ये लाइन चार्ट जैसा ही होता है लेकिन ये रंगों के साथ समय का डेटा परिवर्तन दिखाता है। देखो इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट, यानी प्रतिशत रूप में दर्शाता है कौन सा, पाई चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है, समय के साथ डेटा परिवर्तन दिखाता है। एरिया चार्ट भी उसी के समान होता है लेकिन यह रंगों के साथ दिखाता है। तीनों याद रखना, पाई चार्ट प्रतिशत, लाइन चार्ट समय के साथ डेटा परिवर्तन दिखाने के लिए, और एरिया चार्ट लाइन चार्ट के समान लेकिन रंगों के साथ दिखाता है। कॉलम चार्ट वर्टिकल रूप में तुलना और बार चार्ट हॉरिजॉन्टल रूप में तुलना। अब तीन और होते हैं इधर, ये एक तो था स्कैटर चार्ट, दो डेटा सेट्स के बीच संबंध दर्शाता है। एक होता है डॉगनट चार्ट, ये डॉगनट चार्ट भी याद रखना, ये पाई चार्ट के जैसे होता है लेकिन इसमें एक केंद्र से क्या होता है, खाली होता है। डॉगनट चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट जैसा ही होता है लेकिन केंद्र में खाली होता है। ये रडार चार्ट होता है जो मल्टी वैल्यूज की तुलना के लिए होता है। यानी रडार चार्ट तो मल्टी वैल्यूज की तुलना के लिए, स्कैटर चार्ट दो डेटा सेट्स के बीच संबंध, डॉगनट चार्ट होता है पाई चार्ट जैसा लेकिन केंद्र में खाली, कॉलम चार्ट वर्टिकल तुलना, बार चार्ट हॉरिजॉन्टल तुलना। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पाई चार्ट प्रतिशत में तुलना, और लाइन चार्ट समय के साथ डेटा परिवर्तन दिखाने के लिए, और एरिया चार्ट लाइन चार्ट के समान लेकिन रंगों के साथ। तो प्रश्न पूछा गया था कौन सा चार्ट डेटा को प्रतिशत रूप में दिखाता है, तो ऑप्शन सी पाई चार्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्सेल में फंक्शन बार क्या कहलाती है। हम जानते हैं एक्सेल में फंक्शन बार कहलाती है फॉर्मूला बार। एक्सेल का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेल, यानी सबसे छोटा क्या होता है, सेल होता है। एक्सेल में फ्रीज पेन का क्या कार्य है, हमने अभी पढ़ा था। फ्रीज पेन का कार्य है हेडर को लॉक करना या सुरक्षित स्थिर रखना। एक्सेल में फ्रीज पेन का कार्य है हेडर को स्थिर रखना या लॉक रखना। एक्सेल में स्मार्ट टैग का उपयोग किस लिए होता है, तो एक्सेल में स्मार्ट टैग का उपयोग होता है स्वतः मूल्य संशोधन की सलाह देने के लिए। एक्सेल में स्मार्ट टैग का उपयोग होता है स्वतः मूल्य संशोधन की सलाह देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्सेल में सबसे पहली कॉलम का नाम क्या होता है। तो हम पढ़ चुके हैं एक्सेल में पहले कॉलम का नाम होता है ए, ऑप्शन नंबर ए, और लास्ट कॉलम का नाम होता है एक्स एफ डी। एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं होता, कॉलम चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, टेक्स्ट चार्ट नहीं होता। तो एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं होता, टेक्स्ट चार्ट। एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन कौन सा है, हम जानते हैं जोड़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो सम। सम क्या है, एक्सेल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है, क्या है, सम। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्सेल में मैक्रो रिकॉर्ड करने का विकल्प किस में होता है। मैक्रो रिकॉर्ड करने का विकल्प होता है व्यू टैब के अंदर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्सेल में ऑटो सम का उपयोग होता है, हम पढ़ चुके हैं ऑटो सम का उपयोग होता है शीघ्र जोड़ निकालने के लिए। एक्सेल में किस फॉर्मूले की शुरुआत किस चिन्ह से होती है, इक्वल टू, हम पढ़ चुके हैं। शेप फीचर, ये शेप आकृति वाला फीचर किस ग्रुप का हिस्सा है, हम पढ़ चुके हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप का हिस्सा है जो इंसर्ट टैब में मिलता है। एक्सेल में टेक्स्ट या सेल वैल्यू जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग होता है, हमने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग होता है, एम्प्रेस्ड, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होता है, एम्प्रेस्ड होता है। एक्सेल में टेक्स्ट या को जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग होता है, एम्प्रेस्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी। याद रखना इसको, एम्प्रेस्ड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक्सेल में गोल सीक टूल का प्रयोग कब किया जाता है। एक होता है गोल सीक, इस टूल का प्रयोग कब किया जाता है, जब रिजल्ट का तो पता हो लेकिन इनपुट का पता नहीं हो, तब गोल सीक टूल का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में गोल सीक टूल का प्रयोग कब किया जाता है, जब रिजल्ट का पता हो लेकिन इनपुट का नहीं हो, तब गोल सीक का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में इफ फंक्शन क्या करता है, ये इफ फंक्शन हमने पढ़ा था क्या करता है, ये शर्त के आधार पर निर्णय लेता है।
वर्ड में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड में पेज ब्रेक का अर्थ क्या होता है? नया पेज शुरू करना। तो पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस इंटर। वर्ड में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस इंटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्ड में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस इंटर। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक्सेल में एक सेल में कई लाइनों के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग होती है? तो ये होती है अल्टरनेट प्लस इंटर, यानी अलर्ट प्लस इंटर। एक्सेल में एक सेल में कई लाइनों के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग होती है? अलर्ट प्लस इंटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक्सेल में डाटा वैलिडेशन किसके लिए प्रयोग होता है? एक नाम होता है डाटा वैलिडेशन। ये क्या करता है? सेल में सही डेटा डालने को नियंत्रित करने के लिए डेटा वैलिडेशन होता है कि ये डेटा अगर सही नहीं है तो डेटा वैलिडेशन काम करेगा, यानी इसमें सही डेटा डालना है तो डेटा वैलिडेशन का यूज़ होता है। तो सेल में सही डेटा डालने के नियंत्रित करने के लिए क्या होता है? डेटा वैलिडेशन होता है। तो एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट किससे बनाई जाती है? एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई जाती है डेटा वैलिडेशन से। एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट किससे बनाई जाती है? डाटा वैलिडेशन से बनाई जाती है। डाटा वैलिडेशन क्या होता है? सेल में सही डेटा डालने को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ए एब्सोल्यूट वन क्या दर्शाता है? ये देखो ऐसा लिखा हुआ है, ए एब्सोल्यूट वन क्या दर्शाता है? ये एब्सोल्यूट रेफरेंस को दर्शाता है जो कभी नहीं बदलता, और रिलेटिव तो बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अब एमएस वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट की तरह ही एक होता है एमएस एक्सेस। आपको इसकी फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए। ये एक रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम है। डीबीएमएस का अर्थ है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .accd और इसमें एक प्राइमरी की होती है जो यूनिक रिकॉर्ड को पहचानती है, यानी इसमें एक तो प्राइमरी की होती है जो यूनिक रिकॉर्ड को पहचान रखती है। इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .accdb। एमएस एक्सेल एक रिलेशनल डाटाबेस है, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी आज हमने एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के बारे में विस्तार से चर्चा की है। हो सकता है कुछ टर्म आपके याद रही है, कुछ नहीं रही होगी। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जिससे आपको एक तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा और आपके बहुत सी चीज़ें याद भी हो जाएगी। उसके साथ ही हम शॉर्ट की बारे में बात करेंगे, थोड़ी हम फुल फॉर्म की भी बात करेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को पूरा करने के साथ ही हमारे कंप्यूटर को सिलेबस को पूरा करने का प्रयास करेगी। इस प्रकार कंप्यूटर की कुल 7 क्लास हो जाएगी, जिसके अंदर आपका पूरा मैटर आ जाएगा। उसके बाद कोई भी पर्सन कंप्यूटर का इनसे बाहर आने के कोई चांस नहीं है शायद। तो आज की क्लास कैसी रही कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।